बाकी डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि डीप लर्निंग होता क्या है वो मैंने बताया था, है ना। कि जैसे मशीन लर्निंग में आपने कुछ भी प्रोजेक्ट किया होगा, है ना, कि बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग आता है तो डीप लर्निंग आपको जल्दी से समझ में आएगा। सिंपल। अगर आपके पास बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कि थोड़ा सा बेसिक बनाना पड़ता है मशीन लर्निंग में, है ना, कि एटलीस्ट आपको ओवरव्यू टाइप का पता चल जाए कि मशीन लर्निंग में होता क्या। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि मशीन लर्निंग में होता क्या होगा तो बता सकते हो कि बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग में करते क्या थे। कि जो मशीन लर्निंग का काम है वही डीप लर्निंग का भी काम है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मॉडल ट्रेन करते हैं टेस्ट। अगर एक इमेज दिखा दूँ, ये इमेज मैंने मशीन लर्निंग में भी दिखाया था, है ना। इस इमेज का मीनिंग क्या था, कि जो आप फील्ड में आ रहे हो डेटा साइंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो डेटा साइंस किसी एक फील्ड को नहीं बोलते, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग फील्ड का कॉम्बिनेशन देखोगे मिलकर क्या बनता है डेटा साइंस। ये आपका प्रॉपर क्या है, अगर ये देखोगे तो आपका ये प्रॉपर डेटा साइंस का फील्ड है। अब इसके अंदर क्या आते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स वाले पार्ट भी आते हैं, देन बिग डेटा का भी आता है, देन देखोगे तो एआई का भी आता है 50%, देन आपका मशीन लर्निंग भी आता है, देन डीप लर्निंग भी आता है। तो इसीलिए वजह थी कि जब भी आप डेटा साइंस करते हैं तो किसी एक चीज में क्या कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें आती है देन आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो, तो ज्यादातर इसका जो रोल होता है वो मैनेजरियल होता है ना? कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग टीम होगी, टीम 1, टीम 2, टीम 3, 3 टीम होंगे जिसको मैनेज करता है कौन, तो जो सीनियर लेवल पे डेटा साइंटिस्ट में होते हैं वो। और चूंकि मैनेज करना है इसका मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट सबके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो। तो आप स्टार्टिंग कहीं एक टीम से करते हैं, या तो एज एनालिस्ट करोगे, या तो डेटा इंजीनियर्स करोगे, इसको बोलते हैं डेटा इंजीनियर, या तो फिर आप बोलते हो एआई। तो पहले आप किसी एक फील्ड में स्टार्ट करते हो, देन क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। तो आप इससे इसमें जा सकते हो, इससे इसमें जा सकते हो, या फिर किसी भी एक फील्ड में स्टार्ट करोगे तो तीनों फील्ड में क्या कर सकते हो, अपना इंटरचेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट है तभी आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे आप काम करते हो तो तीनों में जब काम करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा बेसिकली मुझे ज्यादा समझ। एज एनालिस्ट का काम क्या होता है बता सकते हैं, कोई नहीं, सही गलत जो भी है बताओ, कि एज एनालिस्ट काम क्या होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताओ। कुर्सी यही है, TSTA। एज एनालिस्ट काम क्या होता है बताइए। एज एनालिस्ट आपका जो काम रहता है, कंपनी आपको डेटा देती है, ठीक है, और बिजनेस प्रॉब्लम देती है, ठीक है। अब ये बिजनेस प्रॉब्लम है, क्या ये इस बिजनेस प्रॉब्लम का अपनी डेटा की हेल्प से मदद से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो तो वही काम होता है एज एनालिस्ट। ठीक है, आप क्या करते हो, इसके बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करते हो, डेटा में एनालाइज करते हो। और ये जो एनालाइज करते हो आप क्या कर सकते हो, इसी टूल्स की हेल्प से करते हो, है ना। तो अगर आपको बिजनेस का भी अच्छा खासा नॉलेज है तो बिजनेस एनालिस्ट होता है। अगर आपको सिर्फ टूल के बेसिस पे नॉलेज है तो उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट। कि आपको डेटा दिया जाएगा, आप एनालाइज करके सामने वाले को दे दोगे। दूसरा क्या आता है कि आपको सिर्फ डेटा ही दिया जाएगा, बिजनेस प्रॉब्लम भी आप खुद फाइंड करते हो, देन उसके बेसिस पे सॉल्व खुद करते हैं। तो वो क्या आता है, बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट में आपका जो रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा बिजनेस का नॉलेज रहता है। तो ये क्या रहता है कि मान लो कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करके आप क्या करते हैं, बिजनेस को वापस। तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। जैसे आपने यहाँ पे देखा बिग डेटा, जिसको डेटा इंजीनियर्स बोलते हैं, इसका काम क्या रहता होगा, डेटा इंजीनियर्स, आइडिया है। लीडिंग हम्म? लीडिंग डेटा लीडिंग। कि ज्यादातर डेटा क्लीन, डेटा रिप्रोसेस और डेटा को स्टोर कर, ज्यादातर बोल सकते हो डेटा को स्ट्रक्चर्स वे में स्टोर, ठीक है।
कि डेटा जितना स्ट्रक्चर्स में भी स्टोर होगा, एज ए एनालिस्ट एज ए एमएल उतनी जल्दी से आप क्या कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, है ना? क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि आप डेटा को क्या करते हो कि स्ट्रक्चर्स में लाने में ही टाइम ज्यादा लग जाए। तो एज अ प्रॉपर एक टीम होती है जो क्या करती है, रियल टाइम में मैनेज करती है कि कौन सा डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि डेटा का फ्लो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसको मैनेज करने के लिए भी अलग से तो डेटा इंजीनियर्स भी होता है। इसमें ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है एसक्यूएल का, एसक्यूएल और SQL। मतलब आपको डेटाबेस का नॉलेज इसमें होना चाहिए बस। एनालिस्ट को इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर आपको बिग डेटा का नॉलेज है और आपको क्या है प्लस एनालिस्ट का भी नॉलेज है, तो आपको ज्यादा चांसेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए क्या करना पड़ता है कि एक अलग पर्सन नहीं हायर करना पड़ता, दोनों एक ही से काम करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज अब क्या चाहिए होता था, डेटा इंजीनियर चाहिए, है ना? मतलब आपको डेटाबेस का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा क्लाउड का। क्लाउड का क्यों होना चाहिए? मान लो आप एक वेबसाइट रन कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें क्या है, 1 GB तक का डेटा आ रहा है, तो स्टोर कर सकते हैं लैपटॉप। 10 GB का आ रहा है तो कर सकते हैं। 1 TB का आ रहा है तो क्या करोगे फिर? हमारा लैपटॉप का कैपेसिटी कितना है? मान लो अभी हमारा जो लैपटॉप में 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उससे ज्यादा तो स्टोर नहीं हो सकता, है ना। या तो मैं क्या करूंगा, दोबारा मार्केट में जाऊंगा, फिर से खरीदूंगा। फिर से इस तरीके से क्या होगा कि हर महीने मान लो आप हार्ड डिस्क खरीदते जा रहे हो, तो क्या होगा कि मान लो मुझे क्या किया कि एक बार मैंने डेटा अच्छे से एनालाइज किया, फिर सबको डिलीट कर दिया, है ना। फिर क्या होगा कि जो हार्ड डिस्क था, या फिर मान लो हमारा जो बिजनेस था वो अचानक बंद हो गया, है ना। तो फिर वो हार्ड डिस्क का आप क्या करोगे? आपके लिए बेकार हो जाएगा। और चूंकि हार्ड डिस्क खरीदते हो तो क्या होता है कि आपको रियल टाइम में क्या होता है, पैसा देना पड़ता है ना। एक ही बार में जितना आपका हार्ड डिस्क का साइज रहेगा उसी बेस पे पैसा देते हो। मतलब जितना यूज कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, अगर आपने 1 TB का खरीदा है तो पूरा 1 TB का प्राइस लगेगा, चाहे आप वो पूरा यूज करो या ना करो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पैसा ज्यादा लग जाता है हार्डवेयर के बेस पे, है ना। तो क्लाउड क्या करता है, इसी चीज का सॉल्यूशन देता है कि अगर आपने 1 GB का यूज किया है और 1 घंटे के लिए किया है, तो आपको 1 GB का प्राइस 1 घंटे के हिसाब से ही देना पड़ेगा। मान लो आपका क्या है कि 10 GB यूज हो रहा है और वो भी एक ही घंटे का हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको 10 GB का प्राइस देना है सिर्फ 1 घंटे की। तो इससे क्या होता है कि प्राइस आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है ना। आपका कॉस्ट क्या होता है, कटिंग हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें भी जो भी डेटा रहता है वो डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्ट, ठीक है। क्योंकि क्लाउड क्या होता है, चीपर देन होता है हार्डवेयर से। इसमें इसीलिए क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर करना रहता है, जो भी परफॉर्म करना रहता है, वो हमें डायरेक्टली क्लाउड के बेसिस पे कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, डेटा इंजीनियर्स को क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड में भी क्या होता है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज होते हैं। एन नंबर मतलब कि क्लाउड में आप सारा काम कर सकते हैं, A to Z। जितना भी IT सेक्टर में काम होता है सारा काम आप क्लाउड में ही करते हैं। तो इसमें हमें कौन सा काम आना चाहिए? तो क्लाउड में हमारा बैकएंड का भी काम होता है, फ्रंट एंड का भी काम होता है, देन डेटा स्टोरेज का भी काम होता है, AI का भी काम होता है, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी होता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का भी काम होता है, देन कॉस्ट मैनेजमेंट का भी काम होता है। मतलब A to Z जितना भी होता है सारे क्लाउड में ही होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एज ए डेटा पे काम कर रहे हो, डेटा को स्ट्रक्चर्स वे में लाने के लिए और डेटा को क्या करें, स्टोर करने के लिए। तो आपको इसमें सिर्फ ध्यान देना पड़ता है किसमें, कि डेटा का स्ट्रक्चर्स बनाने, मतलब कि क्लाउड के अंदर ही SQL कैसे रन करेंगे, क्लाउड के अंदर ही कैसे इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग माई सिक्वल वर्कबेंच चलाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या मिलेगा, आपको सेम चीज मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाउड के बेस पे ही लेते हैं। तो सेम चीज जो आप यहाँ पे करते हो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा कि यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, कि अलग से आपको कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेटा अच्छे से कर लिया है, अगर आपको लगता है कि डेली के बेसिस पे इसी तरीके से डेटा आ रहा है, कि पहले ये इस तरीके से आएगा, फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स में कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, इनको डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि बेसिक लेवल ऑफ पाइथन का कोड, या फिर क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे एक पाइपलाइन बना सकते हो, है ना। तो पाइपलाइन से क्या होता है कि आप एक बार काम करते हो एंड देन वो क्या करता है, ऑटोमेशन में चला जाता है, कि डेटा इस तरीके से आएगा, फिर क्या होगा, डायरेक्टली ये इस प्रोसेस में जाएगा, यहाँ पे डेटा क्लीन होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, देन डेटा में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, हमें इजीली मिल जाता है किसी भी क्लाउड में। इसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे अगर आप AWS में जाओगे तो हमें एथीना का यूज करना पड़ता है। अगर आप GCP पे जाओगे तो बिग क्वेरी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, डेटाबेस के नाम है। तो उसका आप यूज करके क्या कर सकते हो, डायरेक्टली
अगर आपको इसी चीज को क्या करना है, ऑटोमेशन पे करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ग्लू होता है। ग्लू बेसिकली क्या करता है, आपके लिए पाइपलाइन बनाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक चीज को दूसरी चीज से अटैच करेगा और ऑटोमेशन में चला जाता है। इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है ना। तो डेटा इंजीनियर्स का सिर्फ यही काम होता है कि एक ऐसा पाइपलाइन बनाना जिससे क्या हो, डेटा का वर्कफ्लो मैनेज हो जाए, ठीक है। इसका भी क्या होता है, अच्छा खासा डिमांड होता है, ठीक है। अब मान लो इतना सारा डेटा है, हमने इसको एनालाइज कर लिया कि इस डेटा से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से क्या है, हमारा हिस्टोरिकल डेटा है। इसका काम होता है डेटा को रियल टाइम में स्टोर करवाना सही तरीके से। अब उस पूरे डेटा का हम करेंगे क्या, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ रहा है, मैनुअली हमें क्या करना पड़ रहा है, एनालाइज करना पड़ रहा है ना। मैनुअली करते तो क्या होता है, टाइम लगता है ना। तो जब हमें कोई भी चीज़ में मैनुअली टाइम लग रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, या तो इस तरीके से ऑटोमेशन में डाल देते हैं, है ना, तो काम जल्दी हो सकता है। बट ऑटोमेशन में क्या होता है कि उसके पास डिसीजंस मेकिंग नहीं होता। डिसीजंस मेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो स्टेप डिफाइन किया होगा वही रन करेगा, है ना। अगर मैं लिखूंगा कि इसका काम है सिर्फ प्रिंट हेलो प्रिंट करना, तो ये सिर्फ क्या करेगा, हेलो ही प्रिंट करेगा, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि मशीन्स को ऐसा कुछ देना है कि वो डिसीजंस भी खुद ले सके डेटा के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर वो खुद से डिसीजंस लेगा तो किसके बिहाफ में लेगा, जैसे आप कोई भी डिसीजंस लेते हो तो किस चीज के बिहाफ में लेते हो, कुछ पैटर्न देखने के बाद ही लेते हो। तो डेटा ये भी क्या करेगा कि उसको कुछ पैटर्न दिखेगा, उसके बेसिस पे क्या करेगा, ये डिसीजंस लेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, स्टोर तो करवाना पड़ेगा ना कहीं पे, कि इस टाइप का डेटा है, तुम्हें अगर इस टाइप का पैटर्न दिखता है तो इस टाइप का क्या करो, परफॉर्मेंस करो। अगर आपको क्या दिख रहा है, इस टाइप का डेटा दिख रहा है, ए टाइप का डेटा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको वहां पे देखना है कि मार्केट में किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको बी टाइप का डेटा दिख रहा है, तो आपको देखना है कि मार्केट में किस टाइप का न्यूज चल रहा है। अगर आपको सी टाइप का डेटा दिख रहा है या पैटर्न दिख रहा है, तो आपको देखना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये क्या रहेगा कि सिंपल आप क्या करते हो, पैटर्न के बेस पे बात करवाते हैं, और क्योंकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो पैटर्न के बेस पे होता है। मान लो आपका क्या है, बिजनेस है, और आपका बिजनेस कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है ना। तो आपने देखा कि हमारा क्या है, बिजनेस कुछ टाइम ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो आप क्या करते हो, इसके बेसिस पे तुरंत कंक्लूजन निकाल सकते हो, है ना। तो ये क्या आपने देखा, एक पैटर्न देखा, तो यही चीज क्या करता है, मशीन्स को भी बताना पड़ता है कि आपको जब भी कुछ पैटर्न दिखे उसके बेस पे क्या डिसीजन लिखे, है ना। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है, डेटा से पैटर्न निकालना। तो डेटा से पैटर्न कैसे निकालेंगे, पिछले क्लास में भी हमने बताया था, नहीं बताया था, तो एक मान लेते हैं ये 1 है, तो 1 4 3 9 4 3 और 5 25, और एक और डेटा हमारे पास अलग से है, 15 और 20। अब ये बताओ कि मान लो मेरे पास एक और डेटा आ गया, 8। अब 8 का क्या आउटपुट हो सकता है, ये मेरा एक्स है, ये वाई है, ये भी एक्स है और ये वाई। अगर मैंने 8 रखा एक्स की वैल्यू, तो वाई कितना आएगा, देख लो। ये आपका डेटा है, ये भी आपका डेटा है, ठीक है। ये भी मान लेते हैं डेटा ए है, ये डेटा बी है। एंड देन मेरे पास क्या हो गया कि नया एक डेटा आया है, अब उसके बेस पे आंसर क्या होगा, क्यों। तो आपने क्या किया इसमें, क्योंकि आपने पहले डेटा देखा कि ये एक्स है, ये वाई हो रहा है, ये एक्स है, ये वाई है ना। तो आपने अपने दिमाग में क्या बनाया, पैटर्न बनाया, और वो पैटर्न क्या होगा कि जो भी वाई होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, है ना। यही पैटर्न बनाया होगा, है ना। तो यही चीज क्या करते हैं हम लोग मशीन्स के साथ भी करते हैं, कि हमारे पास डेटा कुछ भी हो, अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो वो समझ में आता है, तो हम क्या करते हैं, अगर नंबर में है तो उसका इक्वेशन बन जाता है ना। और यही इक्वेशंस क्या हो गया, मशीन लर्निंग मॉडल हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। जब हमने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल है। तो आपने भी क्या किया, एक मॉडल तुरंत बना दिया, है ना। तो मशीन्स में क्या होता है कि आप जो इस तरीके से फाइंड कर रहे हो,
कि इसके बेस पे ये होगा, इसके बेस पे ये होगा, इसके बेस पे ये होगा, है ना। इसी तरीके से मान लो मेरे पास इसी के अंदर क्या है, कुछ और भी डेटा है, 1 3 2 5 3 4। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, 100। अब बताओ मैं आपको क्या पैटर्न दिखता है, या तो फिर पहले इसी में बताओ, इसमें बाद में देखो इसमें क्या पैटर्न दिखा है। इंटू टू प्लस वन। देखिए क्या चल रहा होगा ऑनलाइन वाले, आप लोग भी बताओ। इंटू प्लस वन। y इक्वल टू 2x प्लस, है ना। तो आप देखोगे तो ये इक्वेशंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। वो किसके बिहाफ में चेंज हो रहा है, तो हमारा डेटा के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। तो यही चीज हम क्या करते हैं मशीन लर्निंग में करते हैं, कि हमारा जिस अकॉर्डिंग डेटा है, कि मान लो ये दोनों डेटा एक साथ रहता, तो हमें इस डेटा का पैटर्न फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस लगते हैं। एक इक्वेशन ये लगता, ये इक्वेशन ये लगता, दो इक्वेशन हमें क्या होता कि प्रॉपर पैटर्न फाइंड करके दे देता, है ना। तो ये चीज क्या हो गया, एक छोटे डेटा सेट में किया आपने। इस तरीके से मान लो पूरा क्या हमारे पास 1 या 2 लाख बिजनेस डेटा सेट है, और उसमें क्या मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो उस तरीके से कैसे इक्वेशंस बनाओगे, कि मान लो मेरे पास एक और कॉलम है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y, ठीक है। हम इसमें भी क्या करते हैं, 1 ऐड करें जो y में डायरेक्ट, एक और, अब क्या करेंगे 2x होगा, ठीक है? फिर इस पे y 3 5 4 6 इसके केस पे मैंने यहाँ पे डाला 11 1 अब बताओ इस पे कि दो वैल्यू है, x1 x2 के बेस पे एक y है। अब इसमें क्या पैटर्न बता होगा इन दोनों के बेस पे, देखिए पता चल रहा है क्या। टू इंटू टू प्लस एट और फोर इंटू टू प्लस टू और टू 2x इंटू टू प्लस 1 प्लस x2 इक्वल टू y, ये वैल्यू बना है, ठीक है। 2x 1 है और x2 है। अगर इस तरीके से लिखते हो तो सारा पैटर्न आपको दिख जाए, है ना। कि 2 इंटू x1 क्या होगा, तो 6 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2 होगा 6, और 6 + 5 11, है ना। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा दो कॉलम के बेस पे किया है। रियल वर्ल्ड में क्या होगा, आपके पास n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसके बेस पे आपको y प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। कि मान लो आप क्या करना चाह रहे हो, एक घर खरीदने जा रहे हो, तो घर खरीदने से पहले क्या क्या चीजें देखते हो, कि रूम नंबर्स कितने हैं, स्क्वायर फीट एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारा, है ना। देन उसके बेस पे क्या होता है, प्राइस डिसाइड होता है। तो यही चीज क्या होगा, कि वहां पे भी आप यही चीज देखो। अगर आपने क्या किया, डिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है ना।
तो मान लो आप क्या कर रहे हो, शहर से ज्यादा दूर लेते हैं तो प्राइस कम होता है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो कि स्क्वायर फीट ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ क्या है, बीएचके ज्यादा है, अगर 2 BHK 3 BHK 4 BHK है तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिक ज्यादा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या करते हो आप, प्राइस देखते हो, है ना। तो आप देखोगे कहीं पे भी क्या जाओगे तो एक पैटर्न दिखेगा कि मान लो आप नोएडा में खरीदने जा रहे हो 2 BHK का, तो आप बोलते हैं ना कि ऑन एन एवरेज इतना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ही प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, आप देखते हो पैटर्न के बेस पे, है ना, कि सामने वाले ने भी खरीदा था तो इतना ही प्राइस लग रहा था, तो आपका भी इतने के आसपास ही लगेगा। अगर गुड़गांव में खरीदते हो तो आपको क्या होता है, इतना BHK का खरीदते हो, इतना दूर है तो इतना पड़ सकता है। यही करते हैं। तो वो किसके बिहाफ में करते हैं, तो हम लोग डेटा के बिहाफ में करते हैं, है ना। तो एज अ ह्यूमन हम लोग डायरेक्टली कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक इक्वेशंस बनाना सीख लिया, है ना। क्योंकि रियल प्रॉब्लम को अगर आपने इक्वेशंस में चेंज कर लिया और सिंपली क्या कर रहे हो, एक्स आपका कुछ भी होगा, कि मान लो यहाँ पे 4 है, अगर मैंने बोला कि आपका जो एक्स है, मतलब जो आपका क्या है, स्क्वायर फीट है 40, उसके बेस पे वाई कितना है बता सकते हो डायरेक्टली एक ही बार में। 81। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली क्या किया, पैटर्न में वैल्यू पुट कर दिया, है ना। तो ये चीज क्या हो गया, रियल टाइम एनालिसिस हो गया, कि आपने यहाँ से पैटर्न निकाला, उस पैटर्न में क्या कर रहे हो, रियल टाइम में डाल रहे हो, और जैसे कोई यूजर क्या कर रहा है, वैल्यू डाल रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपको रिजल्ट विद इन अ सेकेंड मिल जा रहा है। ठीक है। तो जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो वो यही करता है, कि हमने चैट जीपीटी को ट्रेंड किया है अलग अलग डेटा पे, है ना, उसके बेस पे उसके पास क्या आया, तो अलग अलग पैटर्न आया, है ना। अंदर जैसे आप क्या करते हो, डेटा देते हो, उस डेटा को क्या करता है, पैटर्न में फिट करने का ट्राई करता है, कि अच्छा इस पैटर्न में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, इस पैटर्न में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, इस पैटर्न में फिट हो रहा है, हाँ। तो इसके बेस पर फिर क्या करता है, आपको वो आंसर करता है। ठीक है। तो ये चीज हमने क्या किया, मैनुअली किया है ना। अब ये चीज हम मैनुअली कर रहे हैं, अब इसी चीज को क्या करेंगे हम लोग, कोडिंग के थ्रू करेंगे, है ना। कोडिंग में क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, कि इसके बेस पे क्या इक्वेशंस बन सकता है, वो हमारे बिहाफ में कौन बनाएगा, तो मशीन्स में। ठीक है? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या किया हुआ, तो टाइम लगने लगा सोचने के लिए, है ना। तो इस तरीके से और भी कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होगा, तो आपको और भी टाइम लगेगा, है ना। क्यों लगता है हमें टाइम, क्योंकि हम हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं लगा पाते, लेकिन वो क्या करेगा, हमारे बिहाफ में मशीन कर। तो वही चीज क्या करता है, हमारे लिए मशीन ये पैटर्न फाइंड करके देता है। ठीक है। और यही पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बोलते हैं, है ना। ये समझ में आया? मशीन लर्निंग पढ़ क्यों रहे थे, इसका यूज केस। तो इसीलिए क्या होता है, मशीन लर्निंग आ रहा है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग में सिंपल होता है, इक्वेशन बेस। ठीक है। जो एमएल में होता है वो सिर्फ क्या होता है, इक्वेशन बेस होता है। इक्वेशन बेस मतलब जो अभी तक हम लोगों ने देखा, कि सिंपली क्या करेगा, एक इक्वेशंस बना देगा और वही हमारा क्या होगा, मॉडल बन जाएगा। तो मशीन लर्निंग में आपके पास क्या था, अलग अलग टाइप के थे, याद होगा तो, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, यही था। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता था, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता था, कि आपका जो वाई होगा, एक्स और वाई होता था, है ना, मतलब लेबल डेटा होता था, ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस मतलब कि हमेशा क्या होगा, हर एक वैल्यू के बेस पे चेंज होगा। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, हाउस प्राइस पे ही बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कि हर एक डेटा पे क्या होगा, हाउस प्राइस अलग अलग हो सकता है ना, पॉइंट का डिफरेंस आएगा लेकिन आएगा जरूर, है ना। एज इट इज सेम प्राइस कभी भी किसी का नहीं होता, है ना। लेकिन अगर मैंने पूछ दिया कि आपको दिल्ली में रहना है या नहीं, या फिर जॉब करना है या नहीं करना है, तो आपका जो आंसर होगा, यस और नो में ही होगा, है ना। अगर मैंने बोला कि आपको जॉब करना है या नहीं करना, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ होगा या तो ना होगा, है ना। तो जब हमारे पास इस तरीके से रहता है, कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या करेंगे, बार बार रिपीट होगा, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, कंटिन्यूअस डेटा, सॉरी उसको बोलते हैं डिस्क्रीट या फिर कैटेगरिकल डेटा। ठीक है। और जिसका वाई क्या होगा, जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है, आंसर देना पड़ता है, अगर वो कैटेगरिकल है तो वो क्लासिफिकेशन में जाता है। और जिसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेगा हर एक डेटा के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपको प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो उसमें क्या होगा, हर एक का प्राइस क्या होगा, डिफर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए भी क्या आते हैं हमारे पास, कुछ अलग अलग एल्गोरिथम्स, अगर याद हो। कौन कौन सा एल्गोरिथम था रिग्रेशन के लिए, लीनियर।
तो जो सबसे पहला था कि हमारे पास यूनिवर्स में क्या आता है, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, है ना। कि मान लो मैंने क्या किया है, हमने इतना सारा क्या ड्रॉ किया बता सकते हो अलग अलग। मैंने इस तरीके से डायरेक्टली क्या किया है, ड्रॉ किया है। वो क्या होता क्या होगा, ये एक लाइन होगा, है ना। तो ये लाइन वन हो गया, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, लाइन फाइव, लाइन सिक्स, लाइन। बाकी डिफरेंस क्या है, तो डायरेक्शन का डिफरेंस है, स्लोप का डिफरेंस है ना। बाकी लाइन करने का क्या है, एक यूनिवर्सल तरीका हो, क्या चीज, कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो दो पॉइंट्स के बेस पे क्या करते हो, डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन पैटर्न कि अगर आपको कोई भी चीज सेपरेट करना है और वो जो सेपरेट हो रहा है वो एक लाइन के बेस पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसी लाइन के बेस पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो गया कि अगर लाइन के बेस पे कोई भी चीज डिवाइड होता है जो आपको यूनिवर्सल में कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा 50-60%, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन इक्वेशन यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। इसका सिंपल इक्वेशंस आपको पता होगा, y इक्वल टू मैक्स प्लस, ठीक है, y के बेस पे m होगा, सॉरी y के बेस पे x होगा, और m और c क्या बताते हैं कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, और m मतलब स्लोप, मतलब ये कितना स्लोप रहेगा, ये 45 डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा, या फिर एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये स्लोप बताता है। तो ये अगर इस तरीके से कहीं भी पैटर्न आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लाइन के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं कोई भी चीज, तो क्या करते हैं, सिंपली लीनियर इक्वेशंस यूज करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको क्या है, कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न है उसका यूज है। इसी में क्या होता है, नॉन लीनियर भी होते हैं। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता था, ऐसे कि जो एक लाइन के बेस पे क्या होगा, सेपरेट कभी भी नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कर्व के बेस पे ही सेपरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग, अभी बता सकते हैं कि मेरा क्या है, कुछ इस तरीके से हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का जा रहा है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे अगर इसको क्या करना चाहते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं कि ये मेरा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कौन सा लाइन फॉलो कर रहा है, तो देखोगे थोड़ा सा कर्व हो रहा है ना। अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से कर्व जा रहा है, तो इस पैटर्न को डिनोट करने के लिए हम इस इक्वेशंस का यूज कर पाएंगे, क्योंकि इस इक्वेशंस का क्या होता है, ये सिंपली क्या करेगा कि स्ट्रेट लाइन ही दिखाएगा, है ना। अगर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाते हो तो हमेशा क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। जो यहाँ पे क्या होगा, वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, लाइन को थोड़ा सा बैंड करेंगे। लाइन कैसे बैंड होता है, कि अगर आपको कभी भी कोई भी लाइन को बैंड करना रहता है तो सिंपली क्या करते हो, किसी भी चीज का पावर बढ़ा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक। तो अगर आप देखोगे, तो अगर थोड़ा सा बेंड हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर टाइप का बन रहा है। कैसे, तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, वन का वन होता है, टू का कितना होता है, फोर होता है, और थ्री का नाइन, और फोर का सिक्स। और इसी चीज का हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि ये मेरा एक्स है और ये वाई है। ठीक है। यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर भी ले लेते हैं, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन, इस तरीके से ले लेते हैं। अब हमने देखा एक्स और वाई, जहाँ पे था एक्स वन है वाई भी वन है, हमारा यहाँ पे हो सकता है ना। दूसरा एक्स टू है, वाई कितना होगा, फोर होगा, तो आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे है ना। देन थ्री है और नाइन है, ये थ्री हो गया, और नाइन कहाँ पे होगा, अप्रोक्स यहाँ पे होगा, एट और टेन के बीच में। इसी तरीके से फोर, फोर का कितना आ रहा है, वाई, फोर इधर से और 16 इधर से ले, कहाँ पे आएगा, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा। एंड देन आप क्या करते हो, इसको ड्रॉ करते हो, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है ना। तो ये क्या रहता है कि आप चीजें क्या करते हो, इक्वेशन के बेस पे करते हो।
तो हमें क्यूबिक दिखा मतलब क्वाड्रेटिक दिखा, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी का फॉर्मूला, मतलब स्क्वायर ही कर देंगे बस। जैसे स्क्वायर करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। तो ये चीज क्या होगा कि मार्केट में कुछ प्री डिफाइंस है। अब हमेशा क्या रहेगा कि हमेशा इसी तरीके से कभी भी चीजें पैटर्न पे के बेस पे नहीं चलेगा। हो सकता है वो क्या है, कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहा है। अब बताओ, ना ही ये सिंपल लाइन कर सकता है, ना ही ये क्यूबिक वाला कर सकता है। इसका जो पैटर्न चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है अगर देखोगे तो, इस तरीके से जा रहा है, फिर इस तरीके से आ रहा है, फिर इस तरीके से जा रहा है ना। इसके लिए क्या होगा, कुछ इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि मुझे एक जगह पे बैंड करना था तो क्यूबिक कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि मल्टीपल बैंड्स हैं। मतलब काट सकते हम्म, तो मशीन लर्निंग में क्या था कि आप क्या कर सकते हो अगर देखोगे तो, इसका एक सिंपल इक्वेशन होता है, अगर याद होगा तो ये क्या होता है, साइन इक्वेशन। साइन का फॉर्मूला देखोगे ना तो यही पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस तरीके से हम कितना इक्वेशन बना सकते हैं कि मान लो हमारे पास एन नंबर ऑफ पैटर्न आ रहे हैं, तो क्या हम एन नंबर का इक्वेशन याद रखेंगे, पॉसिबल है नहीं ना। तो मशीन लर्निंग में क्या रहता है कि 10 से 12 एल्गोरिथम्स आप याद रखते हो, जो क्या होता है एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो कराता है। हैं। तो जैसे आप कोई एक सर्कल आया, हम्म, सर्कल को हाफ हाफ करके काट सकते हैं, हो जाएगा ना वो। वही चीज करेंगे जो हमारा वो डीप लर्निंग करता है, ठीक है। हाँ, मशीन लर्निंग वो नहीं कर पाता। मशीन लर्निंग में क्या रहता है कि आपके पास प्री डिफाइंड एल्गोरिथम रहेंगे, उसी का यूज करके क्या करते हो, पैटर्न फाइंड करते हो, है ना। तो ये क्या रहता है, स्मॉल डेटा पे परफेक्ट काम करता है। दूसरा कि अगर आपके पास क्या है कि पैटर्न नोन है, कि आपको लगता है कि ये पैटर्न इसी इक्वेशन के बेस पे होगा, तो अप्लाई कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास क्या है, कुछ अननोन पैटर्न है जिसका कोई भी मार्केट में अभी तक मैथ का इक्वेशन नहीं बन पाया है, या फिर कोई भी ऐसे इक्वेशन नहीं बन पाया है जो उसको फॉलो कर पाए। तो वहां पे क्या होगा, मशीन लर्निंग फेल हो जाता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है क्या चीज का, कि आप डिवाइड कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, दोबारा कंकर कर सकते हो, मतलब ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ तक के एक तरीके से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग पीस पे कट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ कट डाउन किया है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ से यहाँ तक का देखोगे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें, यहाँ से यहाँ तक का देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, तो क्या बन रहा है बता सकते हैं। सिंपली आपको एक पीस लेना है, मान लो ये हमने क्या किया, यहाँ से कट करके यहाँ पे निकाल दिया ये वाला। तो ये किस टाइप का पैटर्न बन रहा होगा अगर मैंने इसको कट करके यहाँ पर, ये तो सिंपल क्या बन रहा है वो, एक लाइन बन रहा है ना। अगर मान लो आपने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर किया, तो एक ये क्या बन रहा है, एक लाइन ही बन रहा है। और हमें पता है कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सिंपल वाई इक्वल टू एक्स प्लस ये, मतलब ये एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न फाइंड करके दे देगा एक सिंपल लाइन इक्वेशन। फिर हम वही चीज क्या करेंगे, यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी क्या करेगा, सेम इक्वेशन फॉलो करेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम इसके स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कट किया है और उसको क्या किया, आपस में कंबाइन किया है ना। तो जैसे कट करते हो तो क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। कोई भी अगर पैटर्न रहेगा, कोई भी लाइन रहेगा, कि आप किसी भी तरीके से एक लाइन बना लो, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आपको हमेशा क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। तो देखो बताओ, आपको हमेशा ये क्या दिखेगा कि हर एक छोटा पीस आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, है ना? तो जहाँ पे ज्यादा कर्व है वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्यूबिक का लगा सकते हो, लगाना रहेगा, नहीं तो लाइन इक्वेशन के बेस पे ही क्या होता है, पूरा बनता है ना। तो यही चीज हमने क्या किया कि अब हम क्या करें कि अलग अलग इक्वेशंस को फॉलो ना करके हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन इक्वेशंस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, देन उसी की बेस पे क्या है कि जितना भी इक्वेशंस निकल रहा है सबको आपस में रख रहे हैं। अब ये इक्वेशंस में हमें फाइंड क्या करना रहता था, एम एक्स प्लस सी में हमारे पास क्या क्या होता था और हमें क्या निकालना पड़ता था।
अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था एक एक्स होता था एक वाई होता था। इसको क्या आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर मार्केट से ये गिवन होता है, या तो ये डेटा आपको मिलता ही है। तो आप इसमें ना ही एक्स चेंज कर सकते हो ना ही वाई चेंज कर सकते हो। ये आपको क्या मिलता है, कंपनी के थ्रू मिलता है ना। तो इसको चेंज करोगे मतलब आप कंपनी के डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो वो चीज़ हमें करना नहीं, उसी में क्या करना है, पैटर्न नहीं करना था। तो एक्स और वाई को तो हम चेंज नहीं करते। तो हम पैटर्न निकालने के लिए कौन कौन सा वैल्यू चेंज कर रहे थे बार बार, अगर याद होगा। ये वैल्यू चेंज कर रहे थे और ये वैल्यू चेंज है ना। तो 2x+1 लग रहे थे, कहीं पे 2x+x1 लिख रहे थे। अलग अलग चीज क्या था, ये वैल्यू चेंज हो रहा था और ये वैल्यू चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हर एक लाइन का सिर्फ एम और सी बार बार चेंज होगा। तो जितना ज्यादा लाइन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपके पास ये एम होगा, है ना। मान लो आपने क्या किया, 10 लाइन बनाया है, तो कितने इक्वेशंस बनेंगे, 10 इक्वेशंस बनेंगे। और अगर 10 इक्वेशंस बन रहे हैं तो हमारे पास कितना एम होगा, तो 10 एम होंगे अलग अलग इक्वेशंस का, एंड देन 10 होगा, है ना। अब ये चीज क्या होगा कि आपके लिए हर एक कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट चाहिए, तो कैसे लाओगे। तो हिट एंड ट्रायल करते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, बार बार इसको चेंज करके देखेंगे, है ना। इसको बार बार चेंज करते हैं तो वही चीज हमारा क्या होता है, हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग कहलाता था, है ना। कि इस पूरे पैटर्न के लिए हमारा एम और सी कौन सा बेस्ट होगा। कि हम लोग भी अभी क्या कर रहे थे, इक्वेशंस में y = 2x+1 कर रहे थे। तो ये आपको एक ही बार में दिख गया, इसलिए अगर नहीं दिखता तो क्या करते कि पहले यहाँ पे 3 रख के देखते, यहाँ पे 2 पे रख के देखते, सही आ रहा नहीं आ रहा, फिर क्या करते हैं यहाँ पे 2 रख के देखते, यहाँ पे भी 2 रख के देखते, क्या सही आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर क्या करते 2 रखते, फिर दोनों रखते। अब सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, मतलब यही क्या आ रहा है, परफेक्ट, यही करते थे ना। तो यही चीज क्या करेगा हमारे बिहाफ में, ये करके दे देगा, ठीक है। अब ये सिंपली इसी को बोलते हैं क्या, हर एक कॉम्बिनेशन को चेक करना, है ना। कि मान लो इस तरीके से आप क्या करो, तो हर एक कॉम्बिनेशन चेक करोगे और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो लाके आपको दे देगा, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो यही काम डीप लर्निंग का, ठीक है। वो क्या करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, ठीक है, जितने कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अब उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आपको ला के दे देगा। तो इसमें क्या चाहिए फिर हमें, कि मान लो आपने क्या किया, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा खासा डेटा होना चाहिए, है ना। कि मान लो आपके पास क्या है, डेटा ही कम है, तो आपको लगता है कि सारे कॉम्बिनेशन आप चेक कर पाओगे। मान लो मैंने आपको क्या दिया, दो ही स्ट्रीम का ऑप्शन दिया कि या तो आप साइंस ले सकते हो या तो आर्ट्स ले सकते हो, और मैं बोल सकता हूँ क्या, कि आप उसमें से जितने भी है सब चीज को एक्सप्लोर करो। तो आपका क्या होगा, कॉमर्स फील्ड पूरी तरीके से छूट रहा है ना। तो अगर आप क्या करना चाह रहे थे, स्टडी करना चाह रहे थे, तो तीनों में अगर देखते हैं तब क्या होता है, डिसाइड करते हैं, है ना, कि मुझे आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है या साइंस। तो उसी तरीके से क्या होता है डीप लर्निंग में, कि आप अपना इंटरेस्ट शो करवाते हो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है। तो आपके पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा क्या होगा, प्रिडिक्शंस होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें से भी क्या करेगा वो, कॉम्बिनेशन चेक करेगा, है ना। कि मान लो आपका क्या था कि साइंस में, मैथ्स में इंटरेस्ट था, लेकिन मैथ्स में सिर्फ बिजनेस वाले में ज्यादातर इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने आपको वो ऑप्शन ही नहीं दिया, मतलब उस टाइप का डेटा ही नहीं दिया आपको। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिजनेस टाइप का कुछ होता था, है ना। लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट किस में था, बिजनेस वाले में, है ना। वो कैसे पता चलता है, कि हमारे पास साइंस में क्या होता है, एक मैथ्स का पोर्शन होता है ना, डेटा हैंडलिंग का, जिसको स्टैट्स बोलते हैं, है ना। तो स्टैट्स के बेस पे क्या था कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट था। लेकिन वही चीज अगर मैं क्या करता, कि आपको तीसरा ऑप्शन भी देता, और आपका इंटरेस्ट किसमें, बिजनेस में था, तो ऑटोमेटिकली क्या होता, कि आप कॉमर्स लेते और उसमें ज्यादा फोकस करते, और आपका एक्यूरेसी भी क्या रहता है, ज्यादा रहता, है ना। तो वही चीज क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा। तो जब भी हम मशीन लर्निंग में जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन चेक करता है, और जितना ज्यादा डेटा होगा उतना बेस्ट क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन निकाल के देगा, है ना। अब मान लो कि हमने क्या बोला, कि बेस्ट कॉम्बिनेशन, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन चेक करेगा, और जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन चेक करेगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा, है ना। कि मान लो मैंने क्या किया, कि आपको 4 इक्वेशंस, एक इक्वेशन दिया तो कम टाइम लगेगा, 4 इक्वेशंस दिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 10 दे दिया तो क्या होगा, और भी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। अब उस चीज को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, मान लो मैंने क्या किया, 4 इक्वेशंस दिए आपको, अब आपको उसका टाइम रिड्यूस करना है, तो कैसे करोगे, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। कि मान लो मैंने क्या किया, कि आपको बोला कि 40+50 कितना होता है, 90। तो मैंने बोला कि 40+50+60+30 कितना होता है, थोड़ा सा टाइम लगा, तो उसमें हम क्या करते हैं,
कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। कैलकुलेटर क्या कर देता है, जो हम कर रहे थे वही कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा फास्ट कर रहा है ना। तो आप क्या करते हो, हार्डवेयर की हेल्प लेते हो, है ना। तो सेम डीप लर्निंग में भी यही होता है कि अगर आपको सारी चीजें फास्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर का हेल्प लेना पड़ेगा। और हार्डवेयर जितना फास्ट होगा उतना जल्दी क्या होगा, प्रिडिक्शंस होगा, है ना। तो डीप लर्निंग के दो ही रिक्वायरमेंट है, पहला डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना, और दूसरा हार्डवेयर अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। लेकिन जो भी चीज हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, स्क्रैच लेवल से होगा और बेसिक लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास, हर एक कंपनी के पास क्या प्रॉपर डेटा होगा, कि मान लो आपके पास क्या है कि प्रॉपर पूरा डेटा है, बिलियंस ऑफ डेटा होना चाहिए, टीबीज में डेटा होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए। तो हर एक कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी का ही है, छोटी कंपनी का कोई मॉडल नहीं है अगर देखोगे। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी वो किसका है, ओपन आई किसका है, इंटरनली वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 80% टू 90% फंडिंग उसी ने ही किया है। उसका सारा स्टेक किसके अंदर है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है। देन आप देखोगे जेमिनी, वो किसका है, गूगल का। देन अगर आपने देखा होगा लामा, लामा किसका है, मेटा का है। जैसे आपने मेटा में यूज किया होगा ना, मेटा आई, तो वो किसका है, उन्हीं का है ना। उसी तरीके से गॉर्क, गॉर्क किसका है, इलॉन मस्क वाला। ठीक है, उसी तरीके से एक और बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक, वो भी क्या करती है, इसी तरीके से मॉडल, मतलब आपको गिने चुने मार्केट में ही मिलेंगे। ठीक है, अब उसी चीज का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। हम लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं नो डाउट, लेकिन क्या रहेगा, पैसा और रिसोर्स दोनों लगता है मार्केट। अगर आपको वही चीज मान लो कि 1 लाख रुपए खर्च करके मिल रहा है, और वही चीज क्या है, आपको 1,000 में मिल रहा है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, 1,000 को। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट बहुत कम है ना। तो मार्केट में जो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो डायरेक्टली एआई का यूज कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी ने बनाया है ना। और दूसरा, ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करती है नया नया एआई बनाने के लिए, है ना। तो दोनों का अपना अपना काम होता है, कि अगर आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एआई का क्या करते हो, यूज करते हो। और आप क्या करते हो कि एआई ऐसा बनाना चाहते हो जो क्या करे, नया बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो उसके लिए फिर क्या करते हो, आप नई चीजें इवॉल्व करते हो, जैसे बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में दोनों तरीके का काम होता है। एक, या तो स्क्रैच से कोई एआई बनाएगा, या तो कोई उस एआई को कैसे यूज करना है वो बताएगा, है ना। तो मार्केट में दोनों तरीके का जॉब अवेलेबल है आजकल। ठीक है, ये समझ में आया। मशीन लर्निंग जो हमारा होता है वो इक्वेशन बेस होता है ना। इसीलिए जब भी हमने एल्गोरिदम देखा था, इसमें इक्वेशन बेस देखा था, जैसे केएनएन देखा था, एसवीएम देखा था, डिसीजन डिसीजन ट्री देखा था, एसवीएम देखा था, एंड देन असेंबल लर्निंग देखे थे। सबका क्या था, एक फिक इक्वेशन था, है ना। वही चीज क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो फीचर्स होते थे हमें खुद डालना पड़ता था, कि हमारे पास कितने एक्स होंगे, कितने वाई, मतलब कितने एक्स लेने हैं, X1 X2 X3 सारा लेना है, या फिर X1 X2 ही लेना है। वो हम मशीन लर्निंग में खुद से डिसाइड करते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग में क्या होता है कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन खुद से कर देता है। मतलब कि वो हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, और उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या करेगा, निकाल के रख लेगा, है ना। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे निकालता होगा, बता सकते हो? अभी जैसे हमने आपको सिखाया, आपने पैटर्न कैसे निकाला। अगर मैं क्या करता हूँ, एक रखता हूँ इधर, X1 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैंने बोला एक 8। अब बता सकते हैं 8 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से पैटर्न निकाल के बता सकते हैं कि 8 की वैल्यू कितनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, सीखने के लिए उसका आउटपुट नहीं है ना। तो जब तक आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलता तब तक आप भी पैटर्न नहीं निकाल पाते, है ना। तो जब भी हम मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में कुछ भी काम करते हैं तो उसके साथ लेबल भी जाता है। ठीक है, लेबल का मतलब क्या हो गया कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, जैसे इसका 1 4 9 16 और 25। अब अगर मैं बोलूँगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 64, है ना। तो ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हुआ कि बेसिकली आपने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या होगा वो बता दिया, है ना। लेकिन रियल वर्ल्ड में इस तरीके से भी डेटा होगा। और दूसरा, सिंपली सिंगल कॉलम के बेस पे, जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5
ये x1 है। अब बताओ 8 की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो यहाँ के बेस पे? तो यहाँ पे आपको जो करना रहता है, इस तरीके से नहीं करना, यहाँ पे जो रहता है वो ग्रुपिंग बनता है, ठीक है। आप क्या करते हो, कैरेक्टर मैच करते हो, इसका जो कैरेक्टर है और इसमें से जो डेटा का कैरेक्टर है, कौन सा मैच हो सकता है ना। अगर आपके पास वाई गिवन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, अनलेबल डेटा बोलते थे, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें क्या होगा, कैसे बताओगे, तो इसके क्या क्या फीचर्स है, इसका और इसका क्या सिमिलर होगा, कि जिसका जिसका सिमिलर होगा उसको एक साथ रखेंगे, जिसका अनसिमिलर होगा उसको नहीं रखेंगे। तो इसमें अगर ये देखोगे तो दो ग्रुप्स बनेंगे, एक ऑड का एक इवन का, है ना। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पढ़ा है ऑड इवन क्या होता है ना। प्राइम नॉन प्राइम का भी कॉन्सेप्ट कर रख सकते हो, वो आप किसी भी तरीके से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो हमने एक ऑड का ग्रुप बना दिया और एक इवन का ग्रुप। ऑड वाले में कौन कौन सा आएगा, तो 1 3 5, है ना। इवन वाले में क्या आएगा, 2 4, है ना। अब मैंने बोला 8, तो बता सकते हैं 8 कौन से ग्रुप में आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, है ना। ये समझो। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है वो नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर के बेस पे ग्रुप बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो इसका लेबल बन गया, है ना। जैसे इसका लेबल बन गया तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड होगा, इसका इवन होगा, इसका ऑड होगा, इसका इवन होगा, इसका क्या होगा, ऑड होगा, है ना। अब इसी तरीके से मैंने बोला 8, 8 क्या होगा बता सकते हो। तो हमने क्या किया, अनलेबल डेटा से पहले लेबल डेटा बनाया, देन फिर क्या किया, उसी के बेस पे जो पैटर्न दिख रहा है वही चीज उसका क्या हो गया, आंसर। तो अनसुपरवाइज से हम क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज भी बनाते हैं। तो ये क्या रहेगा, इस तरीके से चीजें रहेंगी। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, यही चीजें चलती है। डीप लर्निंग में क्या होगा, मैंने बता दिया कि मशीन लर्निंग का क्या होता है, एडवांस होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको एल्गोरिदम्स डिफाइन नहीं करने पड़ते। इसमें क्या होता है, पैटर्न के बेस पे देखना, है ना। अब मैंने जो बताया था कि ये लाइन जो बनेगा, तरीके से जो लाइन बनता था, इसमें कितने क्या करेंगे, इसको पीस करेंगे, कैसे डिसाइड होगा कि मान लो इसमें मुझे 8 पीसेस करने हैं, 4 पीसेस करने हैं, या फिर 16 पीसेस करने हैं, कैसे पता चलेगा। तो यही चीज हमें डीप लर्निंग में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ये चीज फिक्स नहीं होता, है ना। कि हो सकता है कि आप जो देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं 6 पीसेस में क्या होगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने बोला कि नहीं मुझे 8 पीसेस दिख रहा है तो मैं 8 पीस करूंगा, तो क्या होगा, परफेक्ट आंसर आएगा। तो ये क्या रहता है, कॉम्बिनेशन के बेस पे रहता है। और यही चीज हमें डीप लर्निंग में सीखना होता है, ठीक है। कि ये जो पीस होगा, ठीक है, वो कितने पीसेस का होगा। दूसरा कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा कर्व है, तो कहाँ पे कर्व के बेस पे थोड़ा सा वो यूज होगा और कहाँ पे नॉर्मल सा यूज होगा, वो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, यही सीखेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक मैंने इजी वे में बता दिया कि क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। अब इसी चीज को आगे जाके हम लोग इक्वेशंस बेस भी देखते हैं। तो ये मशीन लर्निंग नहीं, डेटा। डीप लर्निंग में हमेशा एक्यूरेसी मशीन लर्निंग से ज्यादा रहेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा ज्यादा होना चाहिए। अगर डेटा कम है तो डीप लर्निंग क्या होगा, फेल हो जाएगा। हो सकता है आपने कुछ और सोचा होगा पैटर्न, लेकिन उसको कम डेटा में कुछ और पैटर्न दिख रहा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1, तो सिंपली मैं दिखाई देता हूँ, 1 3 5 7, इसके बाद क्या होगा बता सकते हैं? हाँ, 11 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो आपने देखा कि 2 का पैटर्न चल रहा है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ ये प्राइम और नॉट प्राइम का कॉन्सेप्ट लेके। तो आपने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया वो अलग था, और जो मैंने रिकॉग्नाइज किया वो अलग था। और वहां पे डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास डेटा कम था। अगर मैं क्या करता एक 11 लगा देता, फिर एक 13 लगा देता, इसके बाद क्या होता बता सकते हो? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे नॉर्मली दो दो नंबर का गैप नहीं है, कुछ और है ना। तो आप क्या करते हो, अपने में देखते हो कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, तो आप देखते हो कि हाँ प्राइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। तो ये क्या हुआ कि जितना ज्यादा डेटा होता है उतना ज्यादा क्या होता है, पैटर्न आपका क्लियर होते जाता है। तो यही चीज डीप लर्निंग के साथ भी होता है ना।
कि वो कौन सा पैटर्न लेगा हमें नहीं पता चला, है ना, क्योंकि वो डेटा के बेस पे तो कुछ भी पैटर्न लिख सकता है ना। तो वही चीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं, कि जो हमारा एआई होता है वो पूरा क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, कि वो किस तरीके से पैटर्न ले रहा है, कौन सा पैटर्न ले रहा है, हमें अभी तक नहीं पता। क्योंकि आप क्या थे, आपको ये चीजें पता थी इसलिए आपने बता दिया, लेकिन ये क्या होगा कि लास्ट डेटा सेट होगा कि आपका इंटरनेट का पूरा डेटा है, उसमें से पैटर्न फाइंड करना है। तो कौन सा पैटर्न किस तरीके से वो ले रहा होगा पता चलेगा, वो कभी भी नहीं पता चलता। इसलिए हमारा एआई क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, तो वो चीज रहता है हमारा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एआई को जितना ज्यादा डेटा देता है उतना ज्यादा क्या था, एक्यूरेसी देता है। ठीक है, इसीलिए आजकल क्या है, डेटा इज अ न्यू ऑयल और न्यू करेंसी ऑफ वर्ल्ड। और इस पे कौन फोकस कर रहा है, इंडिया का। तो देखोगे जो हमारा जियो है, या फिर बोल सकते हो रिलायंस, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो अगर किया है वो डेटा पे किया है। कौन कौन से डेटा पे, तो सारे तरीके के डेटा पे, है ना। तो नेचुरल डेटा पे उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जितने भी देखोगे टेक सेक्टर में, अब आपको सिर्फ रिलायंस का ही दिखेगा, जियो टाइप का, है ना। जियो ने अपना हर एक चीज लॉन्च कर दिया है। जियो फाइबर हो गया, जियो क्या है, आपके पास वाईफाई हो गया, फिर देखोगे जियो का खुद का क्लाउड है, जियो का क्या है, ऑनलाइन सारा सर्विसेज है, जियो का खुद का बैंक हो गया है। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं पॉसिबिलिटीज, वो सारा उनके पास है ना। और वो धीरे धीरे क्या है, और भी ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में ऐसा भी कोई मार्केट नहीं है ना। क्योंकि इंडिया में क्या है, कोई कंपनी है नहीं, है भी तो सारे फॉरेन कंट्री से टाइप। तो हमारा जो डेटा जाता है वो किसके पास जाता है, डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज के पास, है ना। तो डेटा प्राइवेसी आज भी कंसर्न है। बाकी आपको पता चल गया कि सुपरवाइज होता है, अनसुपरवाइज होता है, ये सारा चीज हमने क्या किया था, देखा था। और जितनी भी चीजें तो वो क्या था, आपके मॉडल बेस्ड थे, ये चीजें थी। यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने बताया कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में क्या चलता था, आप इनपुट देते थे, एंड देन इनपुट के बेस पे फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब कौन सा लेबल एक्स जाएगा कौन सा एक्स नहीं जाएगा, वो मशीन लर्निंग में हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता था। देन क्या करता था, वो आउटपुट देता था। जैसे यहाँ पे डॉग और कैट का इनपुट है, अगर वो डॉग है तो डॉग बताएगा, अगर नॉट डॉग है तो नो, मतलब क्लासिफिकेशन। देन डीप लर्निंग हमारे लिए क्या करता है, कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, मतलब कि वो हर एक कॉम्बिनेशन दिखता है, और कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा डेटा उसको रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। और उसके बाद क्या करता है, आपको प्रिडिक्ट करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, और चूंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा है। और मैंने एक और इमेज दिखाया था, ये वाला, अगर याद होगा आप लोगों को तो, याद है इसमें क्या चीजें थी, स्क्रीन जूम, ये था हमारे पास, कि हमने क्या किया था, यही चीज स्टार्ट किया था, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से हम लोगों ने क्या किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब भी जॉब अप्लाई करोगे तो ये चीज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब इसी में क्या था, सुपरवाइज था, अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशंस, है ना। उसके अलावा अनसुपरवाइज में क्लस्टर। क्लस्टर मतलब अभी मैंने बताया था कि ग्रुप बनाया था ऑड इवेंट का, तो ग्रुपिंग के बेस पे रहता है, और कुछ पैटर्न सर्च के बेस पे रहता है, और कुछ क्या रहता है, डायमेंशनली रिडक्शन। मतलब अगर आपके पास 4 कॉलम है तो चारों को एक कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशनली रिडक्शन। अगर आपका बिजनेस प्रॉब्लम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से सॉल्व नहीं होता था, फिर हम किस में जाते थे, सिंपल टेक्निक्स में जाते थे। सिंपल टेक्निक्स क्या होता था, कि ये बेसिकली होता था कॉम्बिनेशंस, कि आप क्या करते थे, अलग अलग मॉडल को आपस में कंबाइन करते थे, और रिजल्ट को क्या करते थे, थोड़ा सा इम्प्रूव करते, है ना। तो इसमें क्या था, बूस्टिंग और बैगिंग। बूस्टिंग में क्या था, एक एल्गोरिथम इससे अटैच करते थे। क्या करो, एक बार बैगिंग और बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखो, इंटरनेट में सर्च करके, ये तो मिलेगा। देखो, बैगिंग क्या होता था, तो
है वो काफी easy और चलिए आज ही है पता नहीं एक महीना पढ़ने को मेरा क्या क्या नहीं किया कुछ भी नहीं किया क्या मैंने नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोजेक्ट सीख और शुरू किया ऑनलाइन मतलब बोलो बोले हैं हमारे क्या भाई हमारे ऑनलाइन तीन लड़कियां वो सब बोले आवाज आ रही है क्या
हेलो। हेलो। हाँ आ रही है। अरे मोहित भाई अरे भाई यार बता तो दिया करो यार। मैं तो अकेला रखा हूँ यहाँ पे और फिर भी कि नहीं आना। मैं तो सुबह आँख नहीं खुली थी। अरे यार वो परविंदर आया है और मैं आया हूँ बस, और बाकी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं कल आऊंगी। अरे कोई बात नहीं तो नहीं नहीं, अब नहीं आना, कल नहीं आएंगे कोई भी, मैं नहीं आ रहा। आज नहीं कल ऑनलाइन क्लास ले लेना। कल छोटी दिवाली है ना शायद। ठीक है तो कल कोई नहीं आएगा। दिवाली है। हाँ छोटी है ना, छोटी, कल कोई नहीं आएगा। कल को बोल दो ना भैया छुट्टी कर देने के लिए। अबे हाँ मैं बोल दूंगा, कल छुट्टी करने के लिए बोल दूंगा मैं। हम्म? नींद तो भाई बहुत आ रही है। मेरे को तो रात को नींद नहीं है। 2 दिन से नींद नहीं है। मेरे को पानी में बहुत ठंडा होता है। 15 मिनट तो दर्द करेगा। एक मिनट के टाइम तब उसकी बात तो लोगों को मैं भी आता नहीं यार। घर वाले कैसे चली जाए, क्या करते यही बात है यार। ये तो बोलता हूँ करते आएंगे। मेरे को भी 11 को फोन करा कर नहीं आ रहा मैं क्या हो गया, मन नहीं है। फिर मैंने उसको फोन करा, आ रहा उसका लगा नहीं। आगे को फोन करा, ये सारे कल आ ही जाएंगे। लोग आए होंगे। वो देख रहा हूँ क्लास में कोई, उस वाली क्लास में अपने ड्रेस वगैरह थोड़े ऐसे ही होंगे। मैं पहले किसी कंपनी में पढ़ने वाला लड़कियों को छोड़ दी। समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों को भी घटा समझ में आ रहा है। करते कितनी कितनी पढ़ूंगी फिर भी अपनी अटेंडेंस के लिए वो ऑनलाइन नहीं करते। आलोक पर आगे आगे बढ़ा। आलोक तो चोर। भैया हाँ भैया, क्या कर रहे हो भैया? क्या हुआ? बस क्यों नहीं आए भाई तुम? गाँव में है। मेरे यहाँ कहाँ भाई क्या करते हो? अच्छा तो बिहार में है, छठ मना रहा है। यस। चलो बढ़िया है भाई। तो नीतीश भाई कहाँ है? पता नहीं चला कहाँ पे है। नहीं ज्वाइन करा? पता नहीं कहाँ चल रहा वो तो वो दिल्ली है, दिल्ली में ही है। कौन कौन है ऑनलाइन? गुरप्रीत है? ऑनलाइन। सारे ही हैं। बाजी भी है, बाजी भी है। अजी पाजी क्या हाल है? लोग पाजी। बाजी सो गया हुआ है। तो क्या होता है? अरे उसकी वैसे ही बोलते ही निकलती है तो पहले के लिए और आरव, आरव है आरव? रहमान भाई आराम नहीं आराम है। है? आराम नहीं है, नहीं है। उसकी तबीयत खराब चल रही है। अच्छा एक बात बता, कालू तू कैसे आज पहुंच गया? मैं मेट्रो से आया भाई। पहुंच कैसे गया कालू? मेट्रो से आ गया ना, बोलता हूँ। आ रहा है। नहीं। जी पाजी। हाँ मेरा ऑनलाइन होगा। हेलो। अरे सुना, क्या हाल है पाजी? राज ज्वाइन कर रखा है अभी कहाँ पर है? ये तो आ गया। ये मेरा पैसा बोलेगा दिमाग मतलब नहीं है तो बोल दिया ना, मैं नहीं उनको बता के जाता हूँ। नहीं पता, नहीं बोलो मुझे नहीं पता। बोलो तुम्हें ना आती है, बोलो तो नहीं पता। अरे अपना माइक बंद हाँ करो। नेटवर्क बंद कर रखा है बेवकूफ ने। माइक बंद करो यार, आज परेशान कर रहा है बच्चों को। यार गलत आ गया, मैं सो रहा हूँ, पीछे जाके आराम से सोऊंगा। बोलने भी दी। सुनना हर हर क्लास में सोते सोते इतना कम नंबर आ गया।
एक नंबर मिला। कौन सी टेस्ट लेते हैं? इसमें मेरा तो उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर मैं बनाया नहीं था। देख लो वो मतलब मेरे भाई हेलो आलोक, अभी हाँ भाई। वो आलोक सर से बोल देना, मैं ना लीव कर रहा हूँ, मुझे ना ऑफिस में रेडी होना है, आज जल्दी आना है। तो आता ही कब है? अभी हफ्ते में 2 दिन क्लास हो रही है, आता कब है? अभी राज हाँ। तो जब 5 दिन होती थी तो तब भी कहाँ आता था? हाँ भाई, अब तू बता। गुरप्रीत भाई अरे यार आलोक, मेरे को ऑफिस में रेडी होना था, ठीक है। अबे तो लीव करना, तेरा क्या काम है यहाँ पे? बोल देना भाई। हाँ यही सर से बोल देना, सर वो हाँ आज लीव कर रहा बोल है, दूंगा। तलाक कर दिया, आज नहीं जाना था। बच्चों आधे घंटे की बात बची है ना, अभी सर है भी नहीं। आधे घंटे की 12 बजे की क्लास है भाई। 12 बजे तक की क्लास है। हाँ तू कर दे, लीव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा सर को। 12 बजे बोल दूंगा सर, उसे हार्ट अटैक आ गया, उसने लीव कर दी। अटेंडेंस मैटर नहीं करती है तो। अटेंडेंस नहीं लगती वैसे बहू। हेलो। मोहित भैया, हाँ कब तक की क्लास है? 12 बजे तक। अबे 12 बजे तक की क्लास है। 3 घंटे की है भाई। 2 घंटे की है, पिछले 3 घंटे की है, 2 घंटे। 3 घंटे की होती है। शायद 10 ही बजा है। अरे तो लीव कर दो ना, तुम्हारा कौन सा चल रहा है सर को? अबे शायद अटेंडेंस तू तो पहली बात, ठीक है, तू तो मत बोल भाई। 1 नंबर तेरा प्रोजेक्ट में है। अबे तो क्या हुआ? चुप रह ले, चुप तूने रह क्या, ले, तूने क्या उखाड़ लिया ये बता? चुप रह ले, तेरे चुप रह पीछे, ले, तेरे 75 हो गए? चुप रह ले, चुप। बैन। तो बोलिए मत। सारे सुअर। छठ क्या में वाले रिकॉर्डिंग हो छठ। रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, होने दे। चल चुपचाप बैठा रहे या लीव कर दे। थैंक यू, चलो तू लीव साली कर दे। खुजली है। वो एक हम क्या था हैं? उसका आज है। किसका? हम पता नहीं भाई। बात नहीं। अठारह को किसी का तो सर्टिफिकेट मिल गया क्या? मिला ना? रिक्रूट का। भाई को जब कंप्लीट करेंगे तो कहाँ है? नहीं ये तो उस टाइम कहते हैं ना, सिटी ग्राउंड का मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए मॉड्यूल वगैरह। अरे यार, पता है। फायर नहीं है पर उसके बाद कुछ पता चला बैगिंग घुस की? ये जो डिसीजन ट्री है ना, तो आप क्या करते हो कि इसी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करते हैं दोनों में। और स्टैकिंग क्या होता है कि जितना भी है सबका कॉम्बिनेशन स्टैकिंग में यूज। कैसे यूज करते हैं? तो दो तरीके से करते हैं। या तो आप सीक्वेंस में इस तरीके से एक के बाद एक रखते होंगे मॉडल, कि मैंने एक डिसीजन ट्री यहाँ पे रख दिया, दूसरा डिसीजन ट्री यहाँ पे, तीसरा दूसरा, इस तरीके से कर सकते हो। पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा तरीके से क्या होगा, सारे प्रेडिक्शंस करेंगे, फिर इस पे रिजल्ट आएगा एंड देन आपको एक होता है पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल मतलब दोनों साथ में काम करेंगे। डिसीजन ट्री वन, डिसीजन ट्री टू और डिसीजन ट्री, ये तीनों अगर पैरेलल एक साथ काम कर रहे हैं एंड देन आउटपुट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बैगिंग कहलाएगा। ठीक है, बैगिंग पैरेलली होता है। और बूस्टिंग की मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये कुछ आंसर करेगा, कुछ सही आंसर करेगा, कुछ गलत आंसर। जो सही आंसर है उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो गलत आंसर है वो दूसरे डिसीजन ट्री के पास जाएगा, फिर वो भी क्या करेगा, कुछ सही बताएगा, कुछ गलत। जो सही है उसको अलग रखेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास गलत आंसर थे वो धीरे धीरे क्या होंगे,
एक्यूरेट होने लगे। हाँ, तो ये हमने क्या किया है, अपना बूस्टिंग यूज किया है। और ये दोनों में जो यूज होता है वो ओनली फॉर डिसीजन ट्री। तो फिर क्या होता है, हर एक मॉडल में डिसीजन ट्री होता है और कुछ नहीं। तो डिसीजन ट्री का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन करके चेक किया, है ना। और जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको बोलते हैं एन एस्टिमेटर, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कितना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 ट्रीज दिख रहा है। यहाँ पे कितना है, तो 3 है, 3। अगर आप एक और ऐड करते हो तो ट्री बन गया 4। तो डायरेक्टली वहाँ पे 4 लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये 4 ट्रीज का आपस में कवर। देन यहाँ पे अगर आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम किस में जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क पे, जिसको आप डीप लर्निंग, ठीक है। यही चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, इसका भी अलग अलग क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेक्स्ट डेटा पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, कुछ अलग पैटर्न दिखता है। टेक्स्ट का क्या था, हमेशा अलग पैटर्न होता है, इमेज का अलग पैटर्न होता है ना। देन कोई नया चीज जनरेट करते हैं उसका अलग पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न बेस्ड चलता है। अगर आप टेक्स्ट पे काम करना चाहते हो तो न्यूरल नेटवर्क में ही होता है रिकरेंट का, ठीक है। अगर आप इमेज बेस पे काम करना चाहते हो तो इसमें क्या आता है, CNN का ही। अगर आप क्या करते हो, जनरेटिव एआई पे काम करना, मतलब कोई नया चीज जनरेट करना चाहते हो तो ये इस पे काम करता है, ठीक है। और सबको कंबाइन करके एक ही साथ काम करवाना चाहते हो तो ये ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे जो चैट जीपीटी यूज करते हो, हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें, और ये सारा चीज किससे बनता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो एएनएन से ही क्या बनता है, आरएनएन बनता है। देन इसी से सीएनएन बनता है। देन इसी से क्या होता है, ज्ञान बनता है। सारी चीजें इसी से बनती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक एएनएन कैसे काम करता है वो बताना चाहिए। बाकी उसमें क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं, तो क्या होता है, अलग अलग मॉडल, ठीक है। ये समझ में आया। तो जो हम लोग शुरू करेंगे वो ये रहेगा, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग डीप लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया था, मशीन लर्निंग में भी डिस्कस किया था, अगर याद होगा तो, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या रहता है, अच्छा एक इसमें था एआई का कॉन्सेप्ट। इसमें फिर एआई क्या था, इमेज के बेस पे देखते हैं। सी, अब इसमें एआई क्या होता है, तो जो इससे आपने मॉडल बनाया, मतलब जो इन दोनों से पैटर्न निकाला विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, कि आपने इसका यूज करके क्या निकाला, पैटर्न निकाल लिया, ठीक है। अब वही पैटर्न क्या करेगा, एज अ यूजर आप यूज करो, है ना? तो मतलब आप एज अ इनपुट दोगे, ठीक है। वो इनपुट क्या होगा, इस पैटर्न के अंदर आएगा, और ये आप क्या करेगा, आउटपुट, है ना, यही होता है। तो जब आपको ये क्या करता है, कोई यूजर इसको यूज कर पा रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, एआई होता है, ठीक है। कि आप जो यूज कर रहे हो वो आप विदाउट ह्यूमन यूज कर रहे हो, मतलब व्हेन वी कैन यूज एनी सिस्टम विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन, है ना, और वो आंसर कर पा रहा है, तो हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, है ना। क्यों, क्योंकि वो पैटर्न के बेस पे खुद से आंसर कर पा रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, कि अब हमें बताना नहीं पड़ता कि आपको आंसर कौन सा देना है। वो पैटर्न खुद सर्च करता है और उसमें से क्या करता है, आंसर निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। और एज ए यूजर आप यूज कर पा रहे हो, एज ए सॉफ्टवेयर आप यूज कर पा रहे हो, तो वही हमारा क्या होता है, एआई होता है, ठीक है। ये समझ में आया। तो एआई क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और इट इज अ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट वी हैव यूज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये क्या है, एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट है जो क्या करता है, एज ए आंसर करता है ह्यूमन टाइप का, लेकिन विदाउट ह्यूमन, ठीक है। कह सकते हैं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटेलिजेंस। फिर इस चीज को क्या बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन कोई भी चीज बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। और चूंकि ये क्या आता है, ये खुद से सोच सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो ये हमारा क्या होता है, एआई होता है, ठीक है। तो यहीं से आपका डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन होता है, ये सारा चीज हो। अब एआई में भी क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। अब जो देखेंगे इसी में देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस इसी का देखेंगे, मशीन लर्निंग का ही एडवांस को होता है डीप लर्निंग, ठीक है। अब डीप लर्निंग में क्या होता है, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग चीजें होती है। जैसे आप टेक्स्ट बेस्ड काम करना चाहते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है।
कि आप क्या कर रहे हो, नेचुरल लैंग्वेज के बेस पे क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो। जैसे चैट जीपीटी से डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं एज ए ह्यूमन, जिस तरीके से आप मुझसे बात करते हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं चैट जीपीटी से भी बात करूंगा तो क्या होगा, मुझे वो भी बात करेगा और वो आंसर भी करेगा, है ना। अगर इस तरीके से पॉसिबल हो पा रहा है तो उसी चीज को बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या होता है कि जो नेचर में है, लैंग्वेज जो हम और आप बोल पा रहे हो, प्रोसेसिंग, तो मशीन क्या कर पा रहा है, उसको प्रोसेस कर पा रहा है इजिली, है ना। तो जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो एनएलपी यहाँ पे दिखे। दूसरा होता है कंप्यूटर विजन, कि जिस तरीके से मैं किसी चीज को देखता हूँ और उससे मैं समझता हूँ, इसी तरीके से क्या है, मशीन्स भी देख के समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी में कोई इमेज पास करते हैं और पूछते हैं कि इस इमेज में क्या क्या चीजें हैं, तो वो आपको बता देता है। दूसरी चीज, आप पूछते हैं कि ये क्या है, इमेज है, इस इमेज में से क्या करो कि ये सारी चीजें निकाल के मुझे बता दो, तो वो निकाल के आपको आंसर भी कर देता है ना। मतलब कि जिस तरीके से आप एक इमेज देखते हो उस तरीके से क्या है कि एक सिस्टम कैसे उस इमेज को देखता होगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर विजन बोलते हैं। तो जैसे हम ऑनलाइन वो करते हैं अपना वो पेज डिटेक्ट होता है हमारा, तो वो भी हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर विजन का ही पार्ट है कि जहाँ पे इमेज वीडियो से रिलेटेड बात आएगा ना, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर विजन होता है। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड आएगा वो एनएलपी रहता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होते होंगे कि जिसमें क्या होगा कि नॉर्मली आप अगर ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्लस इसके पास क्या होगा, एक मिमिक बॉडी होगी साथ। मिमिक बॉडी मतलब उसके पास भी हाथ पैर सिर सारा चीज होगा बस। तो वही हमारा क्या होता है, रोबोटिक्स होता है। अगर एज ए ह्यूमन बनाना चाहते हो तो ह्यूमन की तरह दिखेगा, एज अ एनिमल बनाना चाहते हो तो एनिमल की तरह दिखेगा। मतलब जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से क्या होगा, आप इसको बना सकते हो। मतलब वो क्या करेगा, उसके पास थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म भी होगा। इन दोनों के पास क्या है, कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसको क्या करते हो, थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म देते हो, है ना। तो हार्डवेयर के बेसिस पे, तो वही हमारा रोबोटिक्स होता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि द वर्ल्ड ऑफ एआई, जिसमें आपको क्या चीजें दिखेंगी जो अभी करंट वर्ल्ड तक जा रहा है। एआई के अंदर मैंने बताया ये सारी चीजें होती है। डीप लर्निंग के अंदर जेन एआई पे, जेन एआई मतलब जनरेटिव एआई। तो अगर आप देखोगे कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है अभी तक, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कि आप एआई पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मशीन लर्निंग जितने भी एल्गोरिदम देखा था वो आपका ये है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, फीड फॉरवर्ड होगा, रिसेप्शन होंगे, बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगा, देन आपके पास ये सारी चीजें होंगी, देन आपके पास क्या होगा, ये बेसिक एल्गोरिथम। अब यही चीज क्या होता है, डीप लर्निंग में जाते हो तो यही क्या बनता है, आपके पास आरएनएन, सीएनएन, ट्रांसफॉर्मर, एलएसटीएम, जीपीटी और BERT, ये दिख रहा है ना। अब उसी चीज को क्या करते हो, थोड़ा सा और भी एडवांस करते हो। मतलब अब आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रिएट नहीं करते मॉडल। यहाँ पे जो मॉडल बने बनाए हुए हैं उसको क्या करते हो, आप इन्फॉर्मेशन देते हो और उसके बेस पे क्या करते हो, नई चीजें जनरेट करते हो। मॉडल नहीं बना रहे यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, उस मॉडल का यूज करके नया चीज ही बना रहे हैं, है ना। जैसे कंटेंट जनरेट करना हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, एजेंट एआई हो गया, वो सारा चीज क्या आता है, जेन एआई का काम। कि आपने क्या किया, इसी मशीन एआई का यूज करके आप क्या कर रहे हो, अलग अलग काम कर पा रहे हो, है ना। तो वही चीज क्या आता है, जनरेटिव एआई होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कोर्स आते हैं, कि एआई का अलग कोर्स होता है, जेन एआई का अलग। तो जेन एआई में हम क्या करते हैं, मॉडल बनाना नहीं सीखते। इसमें जो हम सीखते हैं वो आपके पास मॉडल है, उस मॉडल को कैसे एज अ बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं, ये रहता है। दूसरा, ये जो मॉडल है एज अ उसको सॉफ्टवेयर कैसे बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, और कैसे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेशन पे काम कर सकता है। तो वो सारा चीज जेएनआई में होता है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल पार्ट रहता है वो आपका डीप लर्निंग तक रहता है। उसके बाद क्या रहता है कि आपको यहाँ पे जो होना चाहिए वो कोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को इजीली समझ सकते हो और स्क्रैच लेवल पे भी क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोडिंग पार्ट अच्छा है थोड़ा सा, तो उसके बेस पे मैं खुद का सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ या फिर कुछ भी चीज़ें बना के क्या कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो फिर आप क्या करते हैं, जेएनआई पे जाते हैं। ठीक है, तो आपका कोर्स भी इसी तरीके से चलेगा। पहले आपने मशीन लर्निंग देखा, फिर न्यूरल नेटवर्क देखोगे, फिर डीप लर्निंग, फिर आपका जेएनआई आएगा। ठीक है, तो फिर इतना ही था। और कुछ होगा तो मैं बता देता हूँ। एआई होता क्या है, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तीनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। देन पुराना जो हमारा एआई था, जेन एआई था, दोनों में कॉन्सेप्ट डिफरेंस क्या होता है। देन आगे जाके आप देखोगे कि हमारा क्या था, मशीन लर्निंग बेसिक था,
जनरेटिव एआई आया, और आजकल क्या चल रहा है, तो एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एजेंटिक एआई में क्या होता है कि एक एआई सिर्फ क्या करेगा, एक ही काम करेगा, लेकिन क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन से। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक एआई को ट्रेन किया है जिसका काम क्या है, वो सिर्फ साइंस का टॉपिक में केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा। तो उसमें जितने भी ओवर द इंटरनेट डेटा होगा उसका पैटर्न वो क्या करेगा, सिर्फ रखेगा केमिस्ट्री से ही रिलेटेड। तो उससे क्या होगा कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा। ठीक है। अब उससे कोई भी चीज़ पूछोगे केमिस्ट्री में तो वो सारा चीज़ आंसर कर सकता है विद इन अ सेकेंड, और क्या करेगा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने एक ही चीज़ों के लिए उसको बना के रखा है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक टास्क एक बंदा इजिली कर सकता है। तो एजेंट भी क्या करता है, एक ही काम करता है। कोई भी एक काम करेगा तो वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। एआई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन नहीं है ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये एजेंटिक एआई है जनरेटिव, कि उसके बेस पे जो कंटेंट जनरेट कर रहा था, तो ये सिर्फ कंटेंट जनरेट करके दे रहा था और कुछ नहीं, है ना। अब यही कंटेंट जनरेट करके दे रहा है प्लस वो सारी चीज़ों से आपस में क्या कनेक्टेड भी हो जाता है ना। तो इसीलिए एजेंट बोलते हैं इसको। बाकी चीज़ें फिर एनएन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कल देख लेंगे, ठीक है। बाकी इन चीज़ों का आप क्या पढ़ के आओगे कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसका एक ओवरव्यू देख के आना। जैसे अगर ये देखोगे तो ये क्या है, न्यूरॉन है, कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, उसी चीज़ का हमने क्या किया है, मिमिक बनाने का ट्राई किया है एआई पे। ठीक है। कि अगर जिस तरीके से ह्यूमन सोचता है, अगर उसी तरीके से अगर मशीन सोचने लगे तो जो काम हम कर सकते हैं वही काम क्या करेगा, फिर मशीन कर सकता है। तो वही चीज़ के लिए हमने क्या किया है, मिमिक। अब ये मिमिक में क्या होता है कि देखोगे तो डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, और क्या है हमारे पास, टर्मिनल्स है ना। तो इन चीज़ों का डेंड्राइट्स क्या करता है, याद है? वो सिग्नल लेता है। तो कि ये क्या करेगा, सिग्नल अलग अलग लेता है। कि मान लो आपके पास क्या है, एक कप रखा हुआ है जो क्या है, गर्म है। तो जैसे आप उसको टच करते हो तो क्या हो गया कि आपका क्या होगा, स्किन के थ्रू क्या आएगा, हीट आएगा। मतलब हीट मतलब क्या होगा, डेटा हो गया। और वो डेटा क्या होगा, स्किन के थ्रू आपके किस में जाएगा, तो डेंड्रोइड्स में जाएगा। ठीक है। डेंड्रोइड्स के बाद बॉडी सेल पे, एंड देन एक्सोन पे, एक्सोन से कहाँ पे जाएगा, आपके स्पाइन पे, स्पाइन से ब्रेन में जाता है ना। एंड क्या करेगा, उसी बेसिस पे वो कुछ कैलकुलेशंस करेगा, एंड देन आपको क्या करेगा, रिटर्न बैक रिजल्ट देगा, है ना। रिजल्ट देगा, उसके बाद क्या करते हैं, फिर दोबारा ये डेंड्रॉइड के पास आता है, एंड देन उसके बेस पे आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हो। अगर क्या है, वो ज्यादा हार्म नहीं है तो क्या करते हो, उन चीजों को पकड़ के रखते हैं। अदरवाइज क्या करते हो, अचानक आप हाथ क्या करते हो, हटा देते हो, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी करते हैं कि हमारे इसमें क्या था, इनपुट था, अलग अलग डेटा आया टेम्परेचर का। ठीक है। ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा एक सिग्नल प्रोसेस करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होता है ना। फिर ये क्या करेगा, आगे ट्रांसफर होगा, ये कहाँ तक जाएगा, तो बेसिकली ब्रेन तक। मतलब क्या आउटपुट होना चाहिए उसके बेसिस। और ये आउटपुट कैसे पता चलता है कि वो क्या होगा, तो बचपन से हम जो भी चीजें सीखते आते हैं वो हमारे ब्रेन में क्या होता है, पैटर्न के रूप में स्टोर होता है ना। मान लो कोई बच्चा है, अगर मान लेते हैं कि आग रखा हुआ है, तो आग आप कभी भी पकड़ोगे नहीं, है ना। लेकिन अगर बच्चे को रख दोगे तो वो खेलते हुए जाके क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे उसने उस चीज को कभी भी क्या किया, फील नहीं किया। दूसरा, उसने कभी वो चीजों को देखा नहीं है ना। तो स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी होती है, जब छूता है तो क्या होता है, जल जाता है। फिर दोबारा क्या होता है कि उसको वो पैटर्न पता चल जाता है कि अगर ये इस तरीके से दिखेगा, इसको छूना नहीं है ना। तो फिर दोबारा क्या करता है, वो उस चीज को छूता नहीं है। एक बार उसको क्या होता है, सीखने के लिए कंडीशनिंग की जाती है ना। तो वही हम लोग एआई के साथ भी करते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो उनको सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा। या तो आप बच्चे को बताते हो कि ये चीज करनी है नहीं करनी है, या तो वो क्या करता है, करके सीख, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जाता है। यहाँ पे भी क्या होगा, अलग अलग कॉलम्स के डेटा में इस तरीके से जाएगा। ठीक है। और उसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड ऑन होंगे ताकि डेटा मैनिपुलेशन हो जाए। और सबको क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे। जैसे कंबाइन करेंगे वो क्या होगा, कुछ फंक्शंस लगेगा। फंक्शंस का काम क्या होता है कि हमारा डेटा आगे किस तरीके से ट्रैवल करेगा, वो रहता है इसका काम। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन टाइप का होता है, एंड देन इसके बेसिस पे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा था उसी तरीके से ये भी काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिंगल न्यूरॉन होगा। इस तरह से हमारे ब्रेन में कितना होता है, कितना होता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वही बिलियंस ऑफ न्यूरॉन डिसाइड करता है कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करेगा, है ना। कि आपका ब्रेन कितनी चीजें स्टोर करता है, कितना लॉजिक रख पाता है, वो सारा चीज क्या होता है, इसी में स्टोर रहता है।
तो हमारा ब्रेन क्या है, यूनिवर्सल स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये स्टोरेज नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हार्डवेयर में सारी चीजें स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। तो यही चीज देखोगे तो मल्टीपल कंडीशंस, ये तो एक इक्वेशन इस तरीके से दिखेगा। देन अगर यही चीज क्या करेंगे, मल्टीपल एक साथ कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये क्या करता है कि आप देखो कि हर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कि ये ए के साथ इसका क्या पॉसिबिलिटीज है, इसका क्या पॉसिबिलिटीज है, इसका क्या पॉसिबिलिटी, बी के साथ इसका क्या पॉसिबिलिटीज है, इसका क्या पॉसिबिलिटीज है, इसका, वो क्या करेगा, हर एक डेटा के साथ अपना पॉसिबिलिटीज देखेगा और जो बेस्ट रूट होगा वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, मतलब वही हमारा क्या बनेगा, बेस्ट पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, वो चेक करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। जो हमारा सिंगल न्यूरॉन होता है वही हमारा क्या होता है, परसेप्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, परसेप्ट्रॉन। जो चीज आप ये देख रहे हो ना, ये हमारा क्या होता है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, परसेप्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। एक बार क्या करोगे, ये चीजें देख के आओगे, इसमें इनपुट होता है, वेट्स होता है, समीशन होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। यही चार कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इनपुट्स क्या होते हैं आपको पता है पहले से, है ना, कि जो डेटा जाएगा, है ना। देन वेट्स क्या होंगे, तो मैंने बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये होता है ना। तो ये जो m की वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या करें, w से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, x होगा, उतना ज्यादा क्या बनेगा, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस wn प्लस x, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे c लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, b रहता है, जिसको बायस कहते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है कि मल्टीपल आपस में कनेक्ट, अब इसको क्या करते हैं, एक सिंगल y में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेटेड सम, ठीक है। और वो कैसे होगा, तो कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस की हेल्प से होगा, ठीक है। और उस एक्टिवेशन फंक्शंस का काम क्या रहता है, यही डिसाइड करता है कि हमारा पैटर्न किस तरीके से दिखेगा, है ना। कि मान लो आपका क्या है, इस तरीके से लाइन जा रहा है ना? तो यहाँ से यहाँ तक क्या थोड़ा सा कर्व है, तो आप चाहते हो कि मैं जो एक लाइन ड्रॉ करूंगा वो थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, है ना। तो वो डिसाइड कर देगा हमारा एक्टिवेशन, कि जो आपका कट किया पहला लाइन वो थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। दूसरा जो आपने कट किया वो लीनियर होना चाहिए था, तो आप क्या करते हो, लीनियर फंक्शंस लगा देते हो। तीसरा जो हमारा होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कर्व वाला होना चाहिए, तो क्या करते हो कि आप इसमें कर्व वाला इक्वेशंस यूज करते हो। तो इसमें क्या होते हैं, 6-7 इक्वेशंस होते हैं, जो क्या करता है, लाइन के पैटर्न को क्या करता है, थोड़ा सा कर्वेचर प्रोवाइड करता है, ताकि उससे क्या हो कि लाइन थोड़ा सा स्मूथ बने, है ना। क्योंकि हर जगह पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बेस पे करेंगे तो क्या होगा, तो और भी टुकड़े करने पड़ेंगे, मतलब। हम्म। तो ये सारी चीज क्या रहता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको क्या करें, एक ही ब्रेक में काम कर सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ बेंड कर दोगे तो काम बन जाता है, तो आपको मल्टीपल लाइन ब्रेक करने की जरूरत है। तो ये कौन करता है, हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस करता है, ठीक है? तो एक बार ये क्या करोगे, थोड़ा सा रीड आउट करके लाओ, ठीक है। बाकी यहाँ तक समझ में आया कि बेसिकली किस तरीके से सारी चीजें चलती होंगी एआई पे, कि काम कैसे होता होगा, किस तरीके से वो काम करता है।